आइए साथियों, आज हमारी यूपीपी की दूसरी क्लास है मैथ्स के लिए, या उल्टा हो गया, इसको सीधा कर लो। मैथ्स की दूसरी क्लास है यूपीपी के लिए। तो साथियों, पिछले टर्न पर हमारी आपकी कई सारी बातें हुई थी। हमने स्थानीय मान की बात की थी, आपसे जातीय मान की बात की थी, हमने आपसे वर्ग घन की बात की थी, वर्गमूल घनमूल निकालना सीखा था, हम लोगों ने फ्रैक्शन वैल्यू की बात की थी और बहुत सारी बातें आपके साथ की थी। लगभग 1 घंटे की वो क्लास थी, उसमें हमने बहुत कुछ देने का अपनी तरफ से प्रयास किया था। उम्मीद है आपको वो अच्छा लगा होगा। आज हम लोग अपनी दूसरी क्लास को लेकर आपके साथ आगे चल रहे हैं। तो एक चीज देखिए, क्या पिछले टर्न पर भी हमारी आपकी बात हुई थी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये। अब ये क्या है, गणितीय दुनिया में कोई भी ऐसी संख्या नहीं है मेरे प्यारे साथियों जो इन अंकों के अलावा बन सके। जैसे मैं थोड़ी देर के लिए क्या करता हूं, एक चीज और आपसे पूछ लेता हूं। ये लिखा है मान लीजिए 2 और ये लिखा है मेरे प्यारे बच्चों 21। क्या आप बता सकते हो ये संख्या है या ये संख्या है, यह अंक है या यह अंक है? माने संख्या और अंक आपको इसमें से बताना है, ये संख्या और ये क्या अंक। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये बताना है कि क्या यह संख्या है या नहीं है, यह संख्या है या ये अंक है, यह संख्या है कि ये अंक है। तो आप कहेंगे सर यह 21 तो संख्या है, ये बात 100% सही है, लेकिन 21 अंक नहीं है, क्योंकि अंक हमारे पास 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यही अंक होते हैं। हाँ, हालांकि बात वो अलग है कि इसमें भी अंकों का प्रयोग हुआ है और 2 अंकों का प्रयोग हुआ है। एक अंक 2 का प्रयोग किया गया और एक अंक 1 का प्रयोग किया गया। और यहां पर क्या है, ये 2 जो है वो संख्या भी है और अंक भी है। अब ये क्या मैं समझा रहा हूं आपको, इससे मैं बाहर निकाल लेता हूं। क्या अंकों से मिलकर संख्या का निर्माण होता है, मिलकर संख्या का निर्माण होता है। अंकों से मिलकर संख्या का निर्माण होता है मेरे प्यारे बच्चों, अंकों से मिलकर संख्या का निर्माण होता है। याद रखिएगा, अंक भी संख्या है, अंक भी संख्या है, और संख्या जो है वो अंक नहीं है, अंक से मिलकर जरूर बनी है। यानी 2 जो है वो संख्या भी है और अंक भी है, लेकिन 21 क्या है, संख्या है, अंक नहीं है। 21 में 2 और 1 अंकों का प्रयोग हुआ, वो एक अलग बात है। तो एक पॉइंट हम लोगों ने यहां से सीखा, क्या सीखा कि अंकों से मिलकर संख्या का निर्माण होता है, अंकों से मिलकर संख्या का निर्माण होता है। मेरे प्यारे बच्चों, जब अंकों से मिलकर संख्या का निर्माण हो गया तो ये संख्याओं के प्रकार बट गए। कई प्रकार की संख्याएं यहां पर आपको पढ़ने को मिलेगा। मैं पढ़ाना शुरू करता हूं। देखिए, क्या सबसे पहले बात करूंगा प्राकृतिक संख्याओं की, प्राकृतिक संख्याओं की। मेरे प्यारे बच्चों, इसे इंग्लिश में नेचुरल नंबर्स भी बोलते हैं, यानी कि प्राकृतिक संख्या। एक बात समझना यहां से, क्या मैं यहां पर 2 बॉक्स बना रहा हूं, एक बॉक्स मैंने ये बना दिया और एक बॉक्स मैंने ये बना दिया, और मैंने आपसे पूछ लिया कि इसमें कितने, ये इसमें, या एक बॉक्स और बना देता हूं मैं, एक यहां पर भी बना दिया, और मैंने पूछ लिया इसमें कितनी गोलियां हैं। तो 1 2 आप कहोगे साहब इसमें 2 हैं, 1 2 3 4 कहोगे साहब इसमें 4 हैं, और इसमें कितनी हैं, 2 हैं। लेकिन अगर मैं कहूं मेरे भैया इसमें बताओ कितनी गोलियां हैं, तो आप कहोगे सर इसमें कोई गोली नहीं है। अब समझना, क्या गणना में प्रयोग में आने वाली संख्याएं, गणना में प्रयोग में आने वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। आने वाली संख्याओं को
प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, बताना क्या चाहता हूं, गणना में जो संख्या अर्थात गिनने के काम आती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर हम कहीं पर किसी की भी उपस्थिति पूछते हैं आपसे कि भैया ये चीजें यहां पर कितनी है, तो या तो आप बताते हो साहब 2 हैं, 4 हैं, 6 हैं, 8 हैं, 10 हैं, 12 हैं, या फिर कम से कम कितनी हो सकती है, 1 से कम कोई वस्तु कहीं पर हो नहीं सकती। अब ये मत कहना सर आधी भी तो होती है, चौथाई भी तो होती है, 5वां हिस्सा भी तो होता है, तो आप ये कैसे कह दिए 1 से कम, वहां पर आएंगे बाद में। अभी आप इतना समझ लो, प्राकृतिक संख्याओं का मतलब गणना में जो प्रयोग में संख्याएं आती हैं, अर्थात गिनने के लिए जिन संख्याओं का हम प्रयोग करते हैं उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, जिनकी शुरुआत 1 से होती है। 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 डॉट। ये डॉट 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 का मतलब क्या है, ऐसे ही ये चलती रहेंगी। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या की अगर हम बात कर लें, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या तो याद रखिएगा क्या होती है, 1 होती है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, 1 होती है। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, हम लोग संख्याएं पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हमने प्राकृतिक संख्या को सीख लिया। अब साथियों अगली हम सीखेंगे पूर्ण संख्या। क्या सीखेंगे आपके साथ, पूर्ण संख्या। देखो जरा पूर्ण संख्या कैसे सीखेंगे, ध्यान देना। पूर्ण संख्याएं, जो पूर्ण संख्याएं हैं, जथा नाम तथा गुणम। आपने सुना होगा, कहा जाता बोले आंख के अंधे नाम नयन सुख, अर्थात नाम के विपरीत, लेकिन यहां पर क्या, जैसा नाम वैसा काम। पूर्ण संख्याएं मतलब बात कंप्लीट हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। अब इसका मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूं। पूर्ण संख्या का मतलब ये है, भैया मैंने आपसे कहा कि फला जगह चले जाओ और वहां पर ये जरा बताओ जाकर ये चीज कितनी है। तो 2 ही केस संभव है। पहला, जितने होंगे उनको गिन के आप बता दोगे कि साहब ये चीज यहां पर इतनी है, और दूसरा केस अगर नहीं होंगे तो कह दोगे साहब वहां पर नहीं है। तो जो बात हम हिंदी में कहते हैं कि फलानी चीज फला जगह नहीं है, उसको मैथ्स में कहा जाता है जीरो। वो पूछेगा, अगर हम कह दे मेरे सर पर सींगों की संख्या कितनी है, आप कहोगे साहब 1 भी नहीं, इसको गणित में कहेंगे जीरो, यानी सींग की संख्या हमारे सर पर कितनी है, 0 है। तो मतलब ये है, जैसे इन बॉक्स में गोलियां थी तो आपने बता दिया, और इसमें नहीं है तो इसमें कितनी गोलियां हैं, अगर पूछे गोलियों की संख्या तो 0 हो जाएगी, मतलब 1 भी गोली नहीं है। तो पूर्ण संख्या की जो परिभाषा दी गई है वो ये कहा गया है क्या, कि जब प्राकृतिक संख्याओं के समूह में, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में, समूह माने ग्रुप, समूह में शून्य को भी सम्मिलित कर लिया जाता है, या शून्य को भी शामिल कर लिया जाता है, शामिल कर लिया जाता है, लिया जाता है, तो जो समूह प्राप्त होता, तो जो नया समूह प्राप्त होता है, नया समूह प्राप्त होता है, उसे ही पूर्ण संख्या कहते हैं, उसे ही पूर्ण संख्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों एक बात और याद रखना, क्या, पूर्ण संख्या को इंग्लिश में होल नंबर्स कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे हमने अभी लिखा था 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, तो ये वाला जो समूह था ये किसका था, ये प्राकृतिक संख्याओं का था। इसी में हमने किसे शामिल कर लिया, शून्य को भी शामिल कर लिया। जब शून्य को भी शामिल कर लिया तब अब ये जो बन गया वो क्या कहलाता है हमारा, वो कहलाता है पूर्ण संख्याएं। यहां से एक पॉइंट निकल करके आया, मैं यहां लिखे देता हूं, क्या, कि सभी प्राकृतिक संख्याएं, सभी प्राकृतिक संख्याएं, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या भी होती हैं, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं। मतलब यहां से लेकर प्राकृतिक है तो जितनी भी प्राकृतिक है वो पूर्ण भी है, और पूर्ण कहां से शुरू होगी, 0 से।
अगर मैं पूछूं सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो आप क्या बताओगे? 0। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 होती है। हालांकि संख्या रेखा पर 0 को न धनात्मक माना गया है न ऋणात्मक माना गया है, बल्कि इसको उदासीन की कैटेगरी में रखा गया है। मेरे प्यारे बच्चों, यहां तक आप बात समझ चुके होंगे। अब हम करते हैं आपके साथ कुछ और बातें। पूर्ण संख्या समझ गए आप, प्राकृतिक संख्या समझ गए आप। अब हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे। देखिए जरा क्या, अब आपको हम समझाएंगे सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। ये संख्याएं सुनकर के भाग न लीजिएगा कि इतनी संख्याएं कैसे याद होंगी। ये तो मैं एक बार आपको लिख के सिस्टम से समझाए दे रहा हूं, वरना 2 मिनट में यहीं पर अभी आपको करके दिखा दूंगा, सभी संख्याएं एक साथ समझा दूंगा। तो भागने की कोशिश मत करिएगा। ओफो, कितनी संख्याएं, प्राकृतिक, पूर्ण, भाज्य, अभाज्य, परिमेय, अपरिमेय, कैसे सम विषम, ऐसे कैसे याद होंगी? आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस जब तक क्लास चले अपना दिल, दिमाग, फेफड़ा, किडनी लगा करके यही ध्यान देना कि हाँ भाई मैं क्लास पढ़ रहा हूं। घर में जिस कोने में भी बैठ के पढ़ रहे हो, एकांत में पढ़ना, जहां मैं हूं और आप हो। न महफिल में होंगी न मेले में होंगी, ये आपस की बातें अकेले में होंगी। आइए हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे। अगर हम बात करें सम संख्याओं की, सम संख्याएं, तो मेरे प्यारे बच्चों सम संख्याओं को इंग्लिश में इवन नंबर्स बोलते हैं। सम संख्याएं किन्हें कहते हैं? ऐसी प्राकृतिक संख्याएं, इसकी परिभाषा एक ऐसे भी आप कह सकते हो कि ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए, ठीक है, या जो 2 से विभाजित हो, जो 2 से विभाजित हो। छोटी सी परिभाषा आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जो 2 से विभाजित हो, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 डट 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 ऐसे ये चलती रहेंगी। सम संख्याओं के केस में केवल अपने दिमाग में एक चीज रखना, इसके अलावा कुछ मत रखना, 2 से विभाज्य। आज के बाद गणित में कभी भी कुछ भी पढ़ रहे हो और सम संख्या दिमाग में आ जाए तो ये सोचना कैसी संख्या? सम 1 और 2, कितने अक्षर हैं? 2, यानी 2 से विभाज्य होगी तो वो सम होगी, विभाज्य नहीं होगी तो सम नहीं होगी। ये जरूर ध्यान रखना। तो यहां तक अगर बात आप हमारी समझ चुके हैं तो हम और आगे बढ़ते हैं। सम संख्याओं के बाद अब हम बात करेंगे विषम संख्याओं की। विषम संख्याओं की, विषम संख्याएं कौन होती? अब जरा देखो, 1, 2, 3 अक्षर तो हो गए 3, तो 2 का कॉन्सेप्ट कैसे लगेगा आप समझना। या लिखा जो 2 से विभाजित हो, जो 2 से विभाजित ना हो। आप हाई स्कूल की परीक्षा देने नहीं जा रहे हैं, आपसे वहां नहीं पूछेगा व्हाट्स द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ इवन और ऑड नंबर्स, ना इवन की पूछेगा ना ऑड की पूछेगा। आप एक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके दिमाग में क्या होना चाहिए? बहुत लंबी लंबी चौड़ी परिभाषाएं नहीं याद करनी है आपको। अगर कहीं पर भी गणित में सब कोई कहेगा तो आपके इस दिमाग में क्लिक होना चाहिए। क्या क्लिक होना चाहिए? 2 से भाज्य है, यानी 2 का पहाड़ा चला जाएगा, 2 का भाग चला जाएगा। और विषम जैसे ही कहेगा वैसे क्या करेगा आपका मन? आपका मन आपसे कहना चाहिए कि 2 का पहाड़ा नहीं जाएगा, 2 से विभाजित नहीं हो तो विषम, हो जाए तो सम। क्लियर है? अच्छा, बस इतना ही आपको दिमाग में रखना है। यहां लिख देता हूं एग्जांपल के तौर पर 1, 3, 5, 7 और डट 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 डट। ये सम संख्याएं हो गई और ये कैसी हो गई? विषम संख्याएं। एक चीज और दिखा देना चाहता हूं आपको, जरा देखिएगा ध्यान से। क्या मैं यहां पे लिखे दे रहा हूं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब यहां पर एक चीज आपको और समझा दूं, बस उसके बाद काम खत्म हो जाएगा। क्या समझाना है ये समझ लो।
यहां 20 तक नंबर्स लिखे हैं, मैं यहां लिखूं प्रथम, ध्यान देना, प्रथम 10 सम संख्याएं, प्रथम 10 सम संख्याएं, और यहां लिखूं 10 तक की सम संख्याएं, 10 तक की सम संख्याएं, सम संख्याएं। दोनों में अंतर क्या है? कहा प्रथम 10 सम संख्याएं और फिर कहा 10 तक की सम संख्याएं। तो मेरे प्यारे भैया सम कौन सी है? ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये और ये और ये। अब वो कह रहा प्रथम 10 सम संख्याएं, तो कहां तक गिनेंगे? 10 संख्याएं जहां तक जाएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 सम संख्याएं मिलेंगी 20 तक। लेकिन अगर वो कहेगा क्या 10 तक की सम संख्याएं, तो मेरे भाई बॉर्डर लाइन यहां है, तक हमेशा आपकी बॉर्डर लाइन को डिसाइड करता है, ये बात ध्यान रखना। यानी 10 से आगे की नहीं गिननी है, और 10 तक में मिलेंगी कितनी? 1 2 3 4 मात्र 5। अब आपको सर इसका यूज क्या है वो सब धीरे धीरे पता चलता रहेगा। आप अपने आप को फ्री छोड़ दो, क्लास का मजा लो, बस और कुछ भी नहीं। यहाँ पर सिर्फ मैं हूं और आप हैं, तीसरे किसी के लिए जगह भी मत छोड़िएगा, अगर जगह छोड़ी तो फिर गड़बड़ है। तो हमने सम संख्याएं सीख ली, हमने विषम संख्याएं सीख ली, हमने प्राकृतिक संख्याएं सीख ली, हमने पूर्ण संख्याएं सीख ली। अब सीखेंगे आगे जी, अब सीखते हैं भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं जिसे इंग्लिश में कंपोजिट नंबर कहते हैं, भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं क्या है? जैसा नाम वैसा काम, कुछ ज्यादा नहीं करना। इस भाज्य को आप अपने दिमाग में ऐसे कर लो भाग, इस भाज्य को अपने दिमाग में ऐसे कर लो भाग, बस कुछ नहीं करना। क्या कर लो? भाग कर लो। और आगे हम बताएं वो जोड़ लो। चला जाए, चला जाए, अब आप इसको मिला के पढ़ लो, काम खत्म। भाग चला जाए मतलब क्या है कि ऐसी संख्याएं जिसमें किसी भी अन्य संख्या का भाग चला जाए। एक बात और याद रखना, क्या एक और स्वयं से गढ़ती दुनिया की हर संख्या कटती है, तो मैं उसकी कोई बात नहीं करूंगा। एक और स्वयं से गढ़ती दुनिया की हर संख्या कटती है या भाग जाता है, कटती है, तो इनकी मैं बात ही नहीं कर रहा। एक और स्वयं मतलब कोई भी संख्या एक से जरूर पहाड़ा उसमें चला जाएगा और स्वयं का भी चला जाएगा, तो ऐसी कोई बात करने की यहाँ पे जरूरत भी नहीं है मेरे भैया। अब आप समझिएगा, भाग चला जाए, भाज्य संख्या का मतलब क्या है? भाग चला जाए। जैसे क्या 1 में किसी का भाग जाता है? नहीं। 2 में जाएगा? नहीं। 3 में जाएगा? नहीं। 4 में जाएगा? हाँ जाएगा। किसका किसका जाएगा? 2 के ही चला जाएगा। 2 दूना 4, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या मेरे भैया हो गई 4। 5 में जाएगा? नहीं। 6 में जाएगा? हाँ। 7 में जाएगा? नहीं। 8 में जाएगा? हाँ। 9 में जाएगा? हाँ। 10 में जाएगा? हाँ। 11 में नहीं जाएगा। 12 में जाएगा? 13 में नहीं जाएगा। 14 में जाएगा? 15 में, और डट। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी हो गई हमारी? 4। याद रखना, सबसे छोटी भाज्य संख्या बराबर 4, यानी सबसे छोटी जो भाज्य संख्या हो गई हमारी वो कौन सी हो गई? 4। अब यहीं पर एक बार एग्जामिनर ने क्या किया, थोड़ा सा चीजों को घुमा दिया। कैसे? सुनना, उसने पूछ लिया सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या। क्या पूछ लिया? सबसे छोटी विषम। अब 4 नहीं होगी, सबसे छोटी भाज्य संख्या तो 4 है, लेकिन 4 विषम नहीं है। अभी सीखा था विषम माने जिसमें 2 का पहाड़ा न जाए, तो 4 नहीं है, 6 नहीं, 8 नहीं, कौन सी? 9। तब जवाब हमारा क्या हो जाएगा? 9। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या की बात करेगा तो जवाब 9 होगा, सबसे छोटी भाज्य संख्या की बात करेगा तो जवाब 4 होगा। अब हम ये उम्मीद करते हैं कि इतना आप सीख चुके होंगे। अब भाज्य संख्या के बाद अगला अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जिसे इंग्लिश में प्राइम नंबर्स बोलते हैं, अभाज्य
अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। मेरे प्यारे भैया, इसमें भी आप बहुत ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की कोशिश मत करिएगा। भाज्य से बना दीजिए भाग, कहिए हाँ। और हिंदी में अगर किसी की पहले आ लग जाता है तो सामान्यतः ये देखा जाता है उसका उल्टा। तो भाज्य का तो भाग और आ लग गया मतलब न भाग, यानी भाग न जाए, यानी किसी भी अन्य संख्या का भाग न जाए, वही क्या कहलाती है हमारी अभाज्य संख्या। कैसे समझाता हूं, आप समझिएगा। क्या मैंने यहां लिखा दो में किसी का भाग जाता है क्या? आप कहेंगे सर नहीं जाता। तो सबसे छोटा, अभी कुछ के मन में आ रहा होगा सर एक क्यों नहीं लिया, अभी एक का भी बता दूंगा, इसकी टेंशन न लेना, ठीक है। तो अभाज्य संख्या सबसे छोटी कौन सी हो गई? 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, 4 नहीं है, 4 तो भाज्य है, तो क्या लेंगे 5, उसके बाद 7, उसके बाद 9 नहीं, क्या मिलेगी 11, ऐसे और डट 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 डट। 2 के विषय में एक खास बात है, क्या? यह एकमात्र, इसके अलावा और कोई नहीं, एकमात्र समअभाज्य संख्या है। एकमात्र समअभाज्य संख्या कौन है? 2 है, ये याद रखना मेरे भाई। एकमात्र समअभाज्य संख्या कौन सी है? इन बातों को लिख लेना, ये तुम्हारे सब काम आएंगे एग्जाम में। एग्जाम हॉल में बैठोगे तो याद करोगे किसी ने कुछ पढ़ाया था, ठीक। तो क्या कह रहा हूं, एकमात्र समअभाज्य संख्या कौन सी है? 2 होती है, ये याद रखना। अब मैं पढ़ा क्या रहा था, 2, 3, 5, 7, 11, 13 डट डट हो गई, भाग ना जाए किसमें? अभाज्य संख्या में। एक बात और यहीं से समझ लेना, अभाज्य में जरा ध्यान देना हमारी बात पर, अभी एक को भी समझाऊंगा मैं, एक के बारे में क्या कह रहा था, अभी अभाज्य पर ही ध्यान देना थोड़ा सा। क्या जो अभाज्य संख्याएं हैं मेरे भाई, कैसे सुनो जरा, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, उसके बाद आपकी कौन सी हो जाएगी 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 63 नहीं है, 65 भी नहीं है, 67, 71, 73, 79 यानी 79, 83 के बाद आपकी 87 भी नहीं है, 89, 89, और उसके बाद आपकी 91 नहीं है, 93, 91 होता है, 93 भी नहीं है, फिर सीधे 97 है। जरा गिनिए कितनी है, कोई छूटी तो नहीं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। तो याद रखिएगा 1 से 100 तक, 1 से 100 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या, अभाज्य संख्याओं की संख्या 25 होती है। ये डायरेक्ट डाटा कई बार पूछा गया मेरे भाई, 1 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? तो याद रखिएगा 1 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 25 होती हैं। एक बात और याद रख लेना, 1 से 50 तक भी जान लो, 1 से 50 तक जरा गिनो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। 1 से 50 तक कितनी होती हैं? 15 होती हैं। इसको भी आप याद रखिएगा, और अगर हो सके आपके पास समय हो तो इन अभाज्य संख्याओं की एक बार प्रैक्टिस कर लेना, इन्हें आपको याद रखना पड़ेगा। अभाज्य संख्याओं से रीजनिंग में भी आपको लाभ मिलेगा, यहां से प्रश्न बनता है इसका प्रयोग करके, ठीक है। क्या है एक बार मैं बोल भी देता हूं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, याद रखिएगा।
कोई दिक्कत हमें नहीं लगता, यहां तक हो गया हो। अब चलते हैं हम और आगे। तो आपको भाज्य संख्याएं बता दी, आपको अभाज्य संख्याएं बता दी आपको। अब यहीं पर एक मैंने कहा था, एक के बारे में बाद में बता दूंगा, तो अब जान लो। एक, खूब ध्यान से सुनना, ना तो भाज्य है, ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। खूब याद रखिएगा, अपने दिमाग में इस बात को बिठा लीजिएगा। एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। अब आप हमसे पूछ लेंगे सर ऐसा क्यों है, एक भाज्य भी नहीं एक अभाज्य भी नहीं। वो इसलिए कि भाज्य की जो परिभाषा दी गई है वो दी गई है कि ऐसी संख्याएं जिनके केवल दो गुणनखंड संभव हो। जैसे 2 है तो 2 के 2 गुणनखंड 2 और 1 हो जाएंगे। अभाज्य संख्याओं के लिए बता रहा हूं, अभाज्य संख्याओं की परिभाषा दी गई है जिनके कम से कम 2 गुणनखंड संभव हो। तो 1 के 2 गुणनखंड संभव तो है नहीं। और भाज्य की परिभाषा दी गई है कि कम से कम 2 से अधिक, मतलब 2 से 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए गुणनखंड हो, वो भी नहीं हो सकते। इसलिए अगर आपको हमारी ये बात समझ में आ गई तो बड़ी अच्छी बात, नहीं आई तो छोड़ो इस बात को, ये याद कर लो, क्या एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। याद रखना, ना इसे भाज्य में गिना जाएगा और ना ही अभाज्य में। अब चलते हैं साथियों हम थोड़ा सा और आगे। देखिए जरा क्या बता रहा था आपको, क्या समझा रहा था। भाज्य अभाज्य हो गई, अब परिमेय और अपरिमेय समझ लीजिए। तो सबसे पहले परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं मेरे प्यारे बच्चों, या एक काम और कर लीजिए, परिमेय संख्याएं समझने से पहले पूर्णांक और समझ लीजिए। थोड़ा सा पूर्णांक समझ लीजिए, फिर परिमेय समझा देता हूं मैं। पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं। अब जरा देखिएगा मेरे भाई, मैंने यहां लिखना शुरू किया 0 1 2 3 4 5 6 डट डट डट, -1 -2 -3 -4 -5 और डट 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 डट। ये जो है यही है पूर्णांक। पूर्णांक का अर्थ होता है पूरा पूरा अंक, चाहे वो प्लस में हो और चाहे वो माइनस में हो। अगर पूरा पूरा अंक है तो वही क्या कहलाएगा, पूर्णांक कहलाएगा। अब यहीं से आप जान लें कि पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं। प्लस वाले हैं तो इनको हम लोग बोलते हैं धन पूर्णांक। पूर्णांक को इंग्लिश में इंटीजर बोलते हैं, धन पूर्णांक है तो पॉजिटिव इंटीजर। ये 0 है तो इसे हम बोलते हैं शून्य पूर्णांक, शून्य पूर्णांक। और ये हमारा जो है माइनस में है, इसलिए इसे बोलते हैं ऋण पूर्णांक। क्या बोलते हैं हम लोग, ऋण पूर्णांक या ऋणात्मक पूर्णांक, नेगेटिव इंटीजर। तो पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं, 3। प्लस वाले हैं तो धन पूर्णांक, माइनस वाले हैं तो ऋण पूर्णांक, और 0 क्या है, शून्य पूर्णांक। उम्मीद है पूर्णांक हमने आपको समझा दिया। पूर्णांक का मतलब पूरा पूरा अंक, चाहे वो प्लस का हो और चाहे फिर वो माइनस का हो। जब आप पूर्णांक सीख जाते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं। पूर्णांक के बाद परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं को इंग्लिश में रैशनल नंबर्स बोलते हैं। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं देखिए जरा, परिमेय संख्याएं कैसी संख्याएं होती हैं उनको सीख लीजिए। परिमेय संख्याएं कैसी संख्याएं होती हैं। परिमेय संख्याओं का मतलब, इनकी परिभाषा हम 2 प्रकार से करेंगे। एक पूर्णांक संख्याओं के लिए करेंगे और एक दशमलव वाली संख्याओं के लिए करेंगे। और विश्वास मानिए, अगर आपने एक बार तसल्ली रख करके, धैर्य रख करके सीख लिया तो जिंदगी में कभी ये भूलेंगे नहीं, लेकिन बिल्कुल तसल्ली से, ढंग से, मन से। पूर्णांक वाले के लिए क्या है, 3 शर्तें। पहली शर्त, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सके। एक लाइन होगी, इसके कुछ ऊपर हो कुछ नीचे हो, तो समझ लीजिए यह क्या है, हमारी परिमेय संख्या है। दूसरी कंडीशन क्या है, p और q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। क्या होने चाहिए, दोनों पूर्णांक होने चाहिए। p और q दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक, मतलब पूरे पूरे अंक होने चाहिए।
और तीसरी शर्त यह है कि Q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि बटे में अगर 0 हो गया तो वो अनंत बना देगा, कहानी सब सन्नाटा कर देगा। तो ये हमने पूर्णांक संख्याओं के लिए नियम बता दिया। दशमलव संख्याओं के लिए क्या नियम है कि ऐसी संख्याएं जिनका दशमलव निरूपण शांत हो, और अगर शांत ना हो तो आवर्ती हो। परिमेय संख्याओं के लिए ऐसी संख्याएं जिनका दशमलव निरूपण शांत हो, और अगर किसी कारणवश शांत ना हो तो फिर आवर्ती हो। क्या समझा रहा हूं, समझिएगा। जैसे ऐसी संख्या है 0.232334 इतने पर रुक गई, तो ये संख्या कैसी है, ये एक परिमेय संख्या है। अभी आप पूछोगे सर परिमेय कैसे है, मैं समझाऊंगा कैसे परिमेय। यह एक परिमेय संख्या है। मैंने लिखा 0.2345 ऐसे लिख दिया। अब अगर ऐसे लिख दिया हमने, पूछा भैया ये कैसी संख्या है, तो आप क्या कहोगे, ये भी साहब एक परिमेय संख्या है। लेकिन अगर हम ऐसे लिख दें 2 3 2 3 2 3 डट 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 डट, अब जहां डट 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 लग गया मतलब जैसे चलते रहे मान चलते रहेंगे, जहां पर ऐसा कुछ लग जाता है वो अनंत। अब ये क्या है, ये शांत नहीं है। दशमलव निरूपण शांत का मतलब दशमलव के बाद कुछ अंक जाकर के रुक जाता है तो उसे शांत कहते हैं, और जब न रुके डट डट लग जाए तो अशांत हो गया। लेकिन शर्त ये रखी, अगर अशांत भी है तो कोई दिक्कत नहीं, बशर्ते आवर्ती वाले खुद को रिपीट करता हो। देखो 2 3 2 3 2 3 रिपीट कर रहा ना, तो ये भी कैसी हो गई, परिमेय संख्या है। लेकिन अगर हम यहाँ पर ऐसे लिख दें 0.1 2 3 4 और फिर यानी दशमलव के बाद कुछ अंक जाकर रुका भी नहीं और अनंत भी जा रहा है और आवर्ती भी नहीं, एक ही अंक रिपीट नहीं हो रहा है या 2 ही अंक रिपीट नहीं हो रहे या 3 ही अंक रिपीट नहीं हो रहे, तो इसका मतलब यह कभी भी परिमेय संख्या नहीं हो सकती। अब आप समझिए परिमेय संख्या की परिभाषा, ऐसी संख्या जिन्हें p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। p और q दोनों पूर्णांक होनी चाहिए, q का मान कभी भी शून्य ना हो। दशमलव में बात करें तो दशमलव निरूपण या तो शांत हो, और किसी कारण शांत नहीं अशांत हो तो फिर क्या हो, आवर्ती होना चाहिए। उम्मीद है आपको ये बात हमारी समझ में आई होगी। अभी आपको आगे और लेके चलते हैं, बात करेंगे अपरिमेय संख्याओं की। किसकी बात करेंगे, अपरिमेय संख्याओं की। अपरिमेय संख्याओं की, जिसे इंग्लिश में इर्रेशनल नंबर्स बोलते हैं। अपरिमेय संख्याओं की, जरा देखिए मेरे भाई, अपरिमेय संख्या की अगर मैं आपके साथ बात कर लूं तो अपरिमेय संख्याओं में एक मैं ट्रिक दे देता हूं आपको, जो अपने दिमाग में रखिएगा। क्या, रूट के अंदर लिखा हुआ ऐसा नंबर जो पूर्ण वर्ग ना हो अपरिमेय संख्या कहलाता है। क्या बोला, फिर बोलूं, मैंने कहा रूट के अंदर लिखा हुआ ऐसा नंबर, ऐसी संख्या जो पूर्ण वर्ग ना हो, क्या कहलाता है, अपरिमेय संख्या। देखो कैसे, जैसे रूट के अंदर हमने लिख दिया 4, तब तो ये बाहर 2 आ जाएगा। लेकिन अगर हम रूट के अंदर लिख दिए 5, अब ये पूर्ण वर्ग है क्या, नहीं, तो ये संख्या क्या हो गई, अपरिमेय संख्या। रूट 3 ये क्या हो गई, अपरिमेय संख्या। रूट 16 ये अपरिमेय नहीं हो सकती क्योंकि 16 पूर्ण वर्ग है। मैंने कहा है रूट के अंदर लिखी हुई ऐसी संख्या जो पूर्ण वर्ग ना हो। अच्छा, मैंने रूट लगा दिया यहां पर और मैंने लिख दिया 7, तो ये कैसी संख्या हो गई, अपरिमेय संख्या। मैंने लगा दिया 3, तो ये कैसी संख्या हो गई, अपरिमेय संख्या। मैंने लगा दिया 2, तो ये कैसी संख्या हो गई, अपरिमेय संख्या। उम्मीद है आप यहां तक हमारी बात सीख चुके होंगे, अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या में अंतर। एक विशेष बात आपके साथ, क्या, एक मैं यहां पर कुछ लिखने जा रहा हूं और आप उसे समझिएगा। क्या, ये देखिए कुछ लिखा है, इससे आप परिचित होंगे। इसे पाई कहते हैं और इसका मान अलग अलग होता है। रेडियन में बात करें तो 180, अगर हम बात कर लें इसका पाई रेडियन में होते हैं। अगर डिग्री में बात कर लें तो 180 डिग्री होता है पाई का मान। अगर हम बटे में बात कर लें तो 22/7 होता है। दशमलव में बात कर लें तो 3.14। अब ध्यान रखना, क्या, पाई सदैव, बात बहुत ध्यान से सुनना, पाई सदैव एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय
संख्या है। अभी बात यहां पर विशेष नहीं हुई, अब बात विशेष क्या होने जा रही वो सुनो। जबकि पाई का मान 22/7, पाई का मान 22/7 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है मेरे भाई। पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि पाई का ही मान 22/7 एक परिमेय संख्या है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? तो इसका जवाब है मेरे भाई 22/7 जो है वो पाई का निश्चित मान न होकर के लगभग मान है, जिसे हम लोगों ने कैलकुलेशन की सुविधा के अनुसार मान लिया है। मतलब चाहे हम 22/7 की बात करें, चाहे हम 3.14 की बात करें, यह दोनों ही पाई के निश्चित मान नहीं होते हैं, बल्कि कैसे मान होते हैं? लगभग मान होते हैं, लगभग मान होते हैं। अगर आपको हमारी ये पूरी खिचड़ी समझ में नहीं आई कोई बात नहीं, तो सिर्फ आप इतना समझ लो पाई अपरिमेय संख्या है और पाई का ही मान 22/7 एक परिमेय संख्या है। बस इतनी सी बात आपको समझनी थी, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। चलिए साथियों, तो आपने परिमेय और अपरिमेय को भी समझ लिया और उम्मीद है बेहतर रूप से समझ लिया होगा। समझ नहीं लिया बल्कि बेहतर रूप से आपने समझ लिया होगा। इसी के साथ थोड़ा सा एक पिन्नी भर काम और कर लीजिए। क्या? रूट वाले कुछ मान आपको याद रखने हैं, उनको भी आप याद कर लीजिए। कैसे? मैं समझाता हूं। रूट 1 हो गया, रूट 1 का मान 1 होता है। रूट 2 का मान 1.414, वैसे तो ये होता है 1.414, लेकिन आप इसको कैसे याद रख सकते हो? केवल 1.4। रूट 3 का मान 1.732 होता है, या 1.7 ले सकते हो। रूट 4 का मान 2 होता है, ध्यान देना। रूट 5 का मान 2.2 होता है। रूट 6 का मान 2.4 होता है। रूट 7 का मान 2.6 होता है। रूट 8 का मान 2.8 होता है। रूट 9 का मान 3 होता है। रूट 10 का मान 3.1 होता है। रूट, बस 10 तक याद कर लो, 10 तक बहुत है। 10 तक आप इनको याद कर डालो। मैं एक बार ट्रिक भी सिखा देता हूं। रूट 1 का मान 1 हो गया, 2 का मान 1.4 हो गया, रूट 3 का मान 1.7, यहां तक तो याद है। अब रूट 4 है 2, अब इधर 5 हुआ, उधर 0.2 बढ़ा, 6 हुआ तो 0.2 और बढ़ गया, 7 हुआ तो 0.2 और बढ़ गया, 8 हुआ तो 0.2 और बढ़ गया, 9 पर 3 है और 10 पर 3.1 है। रूट 1 का मान 1, रूट 2 का मान 1.4, रूट 3 का मान 1.7, रूट 4 का मान 2, रूट 5 का मान 2.2, रूट 6 का मान 2.4, रूट 7 का मान 2.6, रूट 8 का मान 2.8, रूट 9 का मान 3, रूट 10 का मान 3.1। ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हैं। ये आपकी मर्जी है, आप इसे कैसे याद रखते हो, लेकिन अगर इसे याद रख लोगे तो ये कैलकुलेशन में आपके काफी सुविधाजनक होगी। बाकी आपकी मर्जी, मन करे याद कर लेना, मन करे बिल्कुल ना याद करना। इसी बीच एक चीज और छूट गई, एक परिभाषा, उसे भी बताता चलता हूं, जिसे इंग्लिश में को प्राइम नंबर यानी कि सह अभाज्य संख्या कहती हैं। देखिए जरा कैसे। सह अभाज्य संख्या। अब अगर आप अभी तक हमारी क्लास में बने रहे हैं तो इसका मतलब आप पढ़ाई को लेकर के सीरियस हैं। अगर पढ़ाई को लेकर के सीरियस हैं तो 3 जरूरी काम जल्दी से कर डालिए। पहला काम क्या है? एक बढ़िया सा जो है, एक बढ़िया सा प्यारा सा इस पर लाइक दे दीजिएगा, जिससे थोड़ा सा अच्छा लगता है कि हाँ चीजें बेहतर हो रही हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो, गंदा लग रहा हो तो बिल्कुल लाइक मत कीजिएगा। दूसरा, शेयर कर दीजिए जाकर के इसको अभी अभी। शेयर तो आप जरूर कर दीजिए, लाइक करिए अथवा बिल्कुल ना करिए, लेकिन शेयर
जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आजकल इस व्यापारी रूपी जगत में जहां शिक्षा को एक व्यापार बना दिया गया है, शिक्षकों की संख्या बहुत कम हो रही है, व्यापारियों की संख्या बहुत बढ़ रही है। अगर आप भी चाहते हैं कल को नई पीढ़ी को भी शिक्षक मिले, हम लोगों को, आप लोगों को भी शिक्षक मिले, तो जरूरी है शिक्षकों को बढ़ावा देना। तो इसलिए हर बच्चे तक ये बात पहुंचे, इसको आप शेयर जरूर कर देना। देखने के बाद आपको कैसा लगा इस पर कमेंट भी जरूर दीजिएगा बाद में, ठीक है। तो शेयर तो आप अभी कर ही दीजिए 5 सेकंड में, और उसके तुरंत बाद क्लास हम कंटिन्यू करते हैं। केवल 5 सेकंड का समय है आपके पास, जल्दी से जाइए और पहले इसको शेयर कर दीजिए। उम्मीद है आपने शेयर कर दिया होगा। अब आइए हम चलते हैं सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्या क्या होती है? इंग्लिश में इसे को प्राइम नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्या। जैसे हमने यहां पर लिखा 2 और यहां पर लिखा 3, ठीक। तो ये कैसा है? यह एक सह अभाज्य संख्या है, नो डाउट। लेकिन कुछ बच्चों के दिमाग में कभी कभी एक भ्रम रहता है, जैसे मैंने लिख दिया 8 और 9। अब आप बताओ क्या ये एक सह अभाज्य संख्या है या नहीं है? तो आपको लगेगा सर सह अभाज्य का मतलब जो अलग अलग अभाज्य हो, ऐसा नहीं होता। याद रखना ये भी एक सह अभाज्य है। सह अभाज्य का मतलब ये होता है कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का ऐसा समूह जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, मतलब कॉमन गुणनखंड ना हो। अर्थात इसमें 8 और 9 में ऐसी कोई संख्या ना हो, ऐसी एक ही कोई संख्या ना हो जो दोनों को भाग कर दे। ये 2 से तो कट जाएगा लेकिन ये 2 से नहीं कटेगा, ये 3 से तो कट जाएगा लेकिन ये 3 से नहीं कटेगा। सह अभाज्य का मतलब है साथ में आने के बाद अभाज्य हो जाना। अभाज्य हो जाना मतलब ऐसा कोई संख्या ना हो, जैसे मैं यहां पे लिख दूं 3, 6, 9 और पूछूं क्या ये सहभाज्य है, तो आप सीधे मना कर दीजिए कि ये सब सहभाज्य नहीं है, क्योंकि 3 तीनों को काट देगा। 3 एकन 3, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, अर्थात ये कभी भी सहभाज्य नहीं हो सकता। लेकिन अगर मैं यहीं पर पूछ लूं 6, 8, 5 क्या ये सहभाज्य है? जी हाँ, ये 100% सहभाज्य है, क्योंकि ऐसा कोई नंबर नहीं है जो तीनों को काट सके। एक के अलावा एक को कंडीशन में नहीं माना जाता। तो उम्मीद है आप सहभाज्य भी समझ चुके होंगे। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। एक बार मात्र 5 मिनट भी नहीं, 2 मिनट में आपका रिवीजन कराता हूं। तो आप क्या करिए, अपनी आंखों को बंद कर लीजिए और लंबी सी सांस लेकर के दिमाग को फ्रेश कीजिए, और हम आपको आपके दिमाग में अभी तक पढ़ाया हुआ जितना कंटेंट है उसको डाल देते हैं आपके दिमाग में, बिल्कुल तो मस्ती के साथ, एकदम शांति पूर्वक आंख बंद करके। इसके बाद जो मैं बताने जा रहा हूं उसको आप सुनिए। हमने बात की थी आज संख्याओं की। संख्या का निर्माण किससे होता है? अंकों से। अंकों से मिलकर संख्या का निर्माण होता है। संख्याओं के कई प्रकार हो गए जिनको मैंने पढ़ाया। सबसे पहले आपको पढ़ाया हमने प्राकृतिक संख्याएं। ऐसी संख्याएं जो गणना में प्रयुक्त होती हैं उनको हम सब क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, जिनकी शुरुआत 1 से होती है। 1, 2, 3, 4, 5। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। उसके बाद हमने आपको पूर्ण संख्या पढ़ाई। पूर्ण का मतलब यही बताया कि जब प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य को भी सम्मिलित कर लिया जाता है तो जो समूह प्राप्त होता है उसे हम लोग पूर्ण संख्याएं कहते हैं। पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती हैं, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। यहीं पर यह भी बताया कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या जरूर होती है। उसके बाद हमने बताया प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, सम संख्याएं। सम संख्या में ट्रिक दे दी, क्या? 2 से भाग चला जाए। अगर 2 से भाग जाएगा तो सम है, नहीं जाएगा तो विषम है। विषम मतलब 2 का पहाड़ा, बस इतना से दिमाग में रखना है। सम संख्या मतलब 2 का पहाड़ा चला जाए, विषम संख्या का मतलब 2 का पहाड़ा न जाए। सम संख्या, विषम संख्या। उसके बाद भाज्य संख्या, भाज्य से भाग बना दिया। भाज्य मतलब भाग, किसी संख्या का भाग चला जाए तो भाज्य संख्या। शुरुआत कहां से होती है? 4 से। सबसे छोटी भाज्य संख्या
4 है, लेकिन सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या पूछ लेगा तो 9 हो जाएगी। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। अभाज्य मतलब किसी का भाग ना जाए। शुरुआत कहां से करते हैं? 2 से। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2 होती है। और 2 गणितीय दुनिया की एकमात्र ऐसी संख्या है जो अभाज्य तो है ही, साथ में सम भी है। तो हमने अभाज्य संख्या भी सीख लिया। अब जिस समय आप ये सुन रहे हैं, अगर आपने साथ में हमारे लिखा है नोटबुक में, तो उसे देखते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, तो अभी दिमाग में बैठ जाएगा आपके। अगर आपने साथ में लिखा, नहीं लिखा कोई बात नहीं, दोबारा से देख लेना और नोट कर लेना, बस आपको अपने दिमाग तक ले जाना है। भाज्य और अभाज्य संख्या अगर आप समझ गए तो इसके बाद हमने परिमेय और अपरिमेय समझाई। परिमेय में क्या बताया? हमने बताया ऐसी संख्या जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। p और q दोनों पूर्णांक होने चाहिए, q का मान कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए। दशमलव वाली संख्याओं के लिए बताया जिनका दशमलव निरूपण शांत हो, माने दशमलव के बाद कुछ अंक जाकर के रुक जाए। अगर शांत नहीं है, अशांत है, हमको कोई दिक्कत नहीं, तो आवर्ती होना चाहिए। आवर्ती का मतलब है एक ही अंक बार बार रिपीट होना चाहिए, 2 अंक बार बार रिपीट होने चाहिए, 3 अंक बार बार रिपीट होने चाहिए, यानी बार बार रिपीट होना चाहिए। अपरिमेय संख्याओं में बताया रूट के अंदर लिखी हुई ऐसी संख्या जो पूर्ण वर्ग ना हो अपरिमेय कहलाती है। सॉरी, आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन चलिए फिर भी क्लास तो होनी है। अपरिमेय संख्याओं बताया रूट में लिखी ऐसी संख्या जो पूर्ण वर्ग ना हो क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या कहलाती है। यहीं पर हमने एक और पाई के बारे में 2 बातें बताई। पहला एक के बारे में बताया, एक ना ही भाज्य है और ना ही अभाज्य है। ऐसा क्यों, वो भी समझाया, अभी केवल दिमाग में ही रख लो। एक जो है वो ना ही भाज्य है और ना ही अभाज्य। पाई के बारे में बताया, पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि पाई का मान 22/7 एक परिमेय संख्या है। उसके बाद रूट के कुछ मान याद करा दिए। रूट 1 का मान 1 होता है, रूट 2 का मान 1.4 होता है, रूट 3 का मान 1.7 होता है, रूट 4 का मान 2 होता है, रूट 5 का मान 2.2 होता है, रूट 6 का मान 2.4 होता है, रूट 7 का मान 2.6 होता है, रूट 8 का मान 2.8 होता है, सॉरी रूट 5 का मान 2.2 होता है, रूट 6 का मान 2.4 होता है, रूट 7 का मान 2.6 होता है, रूट 8 का मान 2.8 होता है और रूट 9 का मान 3 होता है, रूट 10 का मान 3.1 होता है। तो लगभग 10 ये आप याद कर लें। आवश्यकता कहीं पड़ेगी तो वहां पर आपके प्रयोग में आ जाएंगे। यहां तक हमने बात सीखी। फिर लास्ट में आपको बताया को प्राइम नंबर सहअभाज्य संख्या है। ऐसे 2 या 2 से अधिक संख्याओं के ऐसे जोड़े जो मिलकर सहअभाज्य हो जाए। मिलकर सहअभाज्य का मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये होता है कि कोई ऐसा नंबर ना हो जो सभी को भाग कर सके। ठीक है, यहां तक अगर आप सीख गए तो अब हम चलते हैं इसके भी आगे क्या समझना। हाँ, और इसी बीच में हमने आपको ये भी बताया कि 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती हैं। अगर हम बात कर लें 1 से 100 तक अभाज्य संख्याओं की तो 25 अभाज्य संख्या होती है। कौन कौन होती है मैंने आपको वो भी करके यहाँ पर दिखाया। यहां तक उम्मीद करता हूं कि आपको क्लास हमारी समझ में आई होगी। अब हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे देखिए हम लोग क्या पढ़ सकते हैं और क्या पढ़ने वाले हैं। कॉन्सेप्ट की क्लास इसमें जो आप नंबर सिस्टम में देख रहे थे, उम्मीद है यहां तक सीख गए होंगे। एक चीज और जान लीजिए, क्या मैं बता भी चुका हूं 369 ऐसे लिखा है, तो इसमें ये जो इधर से पहला अंक होता है, किधर से? इधर से। इधर मतलब दाएं से। दाएं से जो पहला अंक होता है उसे हम इकाई का अंक कहते हैं। दाएं से जो पहला अंक होता है, दाएं से जो पहला अंक होता है उसे ही हम इकाई का अंक कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? इकाई का अंक कहते हैं। जो इधर से पहला अंक होगा उसे हम क्या बोलते हैं? इकाई का अंक। तो अगली हेडिंग ही हमारी है इकाई का अंक। यहां से प्रश्न अक्सर देखने को मिलता है, इकाई का अंक। मैं ये तो नहीं कहता कि दुनिया में सबसे अलग पढ़ाऊंगा, लेकिन हाँ ये जरूर कहता हूं कि इसको ऐसा पढ़ा दूंगा जैसा आज तक न किसी ने, शायद ही किसी ने कभी पढ़ाया हो। लेकिन ये इकाई का अंक मैं पढ़ाऊंगा आपको कल, क्योंकि समय इशारा कर रहा है, लगभग थोड़ा सा समय बचा है। तो आज हम इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो फिर से वही कह रहा हूं, क्या इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और घंटा जो है बेल आइकन उसको भी दबा दीजिएगा, जिससे एक भी नोटिफिकेशन आपसे छूट ना पाए। खुश रहे, मस्त रहे,
जीते रहें, अपने माँ बाप का सम्मान करते रहें, वो है तो आप हैं। पढ़ते समय सिर्फ इतना ध्यान रखा करिए कि आप पढ़ाई कर रहे हैं उन माँ बाप के लिए, पढ़ाई कर रहे हैं उन छोटे छोटे भाई बहनों के लिए जो आपको रोज ट्यूशन या स्कूल जाते हुए देखते थे कि हमारा बड़ा भाई या हमारा बेटा एक दिन कुछ बनेगा। तो कुछ बन के दिखाना है, इसके लिए जरूरी है कि आपको मेहनत करना है और पढ़ाई करना है। तब तक के लिए खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत, राम राम।